नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं नाज़िर टीवी डिजिटल। सुबह से ही मतगणना जारी है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर मतगणना हो रही है। सभी प्रत्याशियों के आज भाग्य खुलेंगे, उनकी किस्मत देखी जाएगी कि किसकी किस्मत चमकती है। लेकिन जो सुबह से जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कल से जब से एग्जिट पोल ने ये कहा था कि एनडीए 400 के पार जाएगी, उसके बाद जब सुबह से मतगणना शुरू हुई, मतों की गिनती शुरू हुई, तो उसके उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें अभी फिलहाल तो एनडीए की सरकार बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर लगातार बनी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर में कहाँ की क्या स्थिति है। सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही थी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का जो सबसे बड़ा सूबा है, यानी कि उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा की सीटें थी, ये माना जा रहा था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी 60 से 68 सीटें जीतेंगी। लेकिन उसके विपरीत जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। इस वक्त अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलता हुआ यहाँ दिखाई दिया जा रहा है। एसपी समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है, वहीं बीजेपी 33 सीटों पर। कांग्रेस की बात करें तो उसको 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वही एसपी के आर एक और आरएलडी को 1 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाराबंकी की, जहां की सीट काफ़ी चर्चा में रही थी और ये कहा जा रहा था कि बाराबंकी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन पीएल पुनिया के लड़के तनुज पुनिया ने जिस प्रकार से वहां पे चुनाव लड़ा, बाराबंकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये अच्छी तरीके से जनसभाएं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाराबंकी में आए थे और ये माना जा रहा था कि एक बड़ी भीड़ उनके जनसभा में उमड़ी थी। और फिर लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बाराबंकी में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन उसके विपरीत यहाँ परिणाम देखने को मिल रहा है। इस सीट पे जो बड़े बड़े नेता थे उनकी नज़र बनी हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये सीट अगर मैंने कांग्रेस को दी है तो इस महज इसलिए दी है क्योंकि वहाँ से तनुज पुनिया चुनाव लड़ने वाले हैं, पीएल पुनिया के लड़के हैं और उनका अपना एक जन आधार है, लोग उनके पक्ष में हैं और इस बार इंडिया अलायंस को वो सीट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सत्य हुई और तनुज पुनिया वहाँ से इस समय 1,46,786 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके सामने थी बीजेपी से राज रानी रावत, जो कि 1,46,786 वोटों से इस वक्त पीछे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बाराबंकी में जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अब एकदम रिजल्ट साफ होता हुआ नजर आ रहा है, एकदम चीज़ें साफ हो रही हैं कि एक बार फिर से तनुज पुनिया वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर। और भी कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करेंगे, इसके अलावा अलग अलग जब आप चीज़ों पे जाएंगे, फोकस करेंगे, तो पता चलेगा कि आपको कहीं ना कहीं कि वो ऐसी बहुत सी सारी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन वो स्थिति, वो चीज़ें बन नहीं पाई। बरेली की अगर बात करें तो बरेली में भी छतरपाल सिंह गैंगवार को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था, तो वो इस समय आगे हैं, 20,757 वोटों से आगे चल रहे हैं। और प्रवीण सिंह, जो समाजवादी पार्टी सिंह एरोन है, प्रवीण सिंह एरोन, उनको वो 20,757 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बरेली में इस बार समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी वहाँ की तस्वीरें साफ नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो इसी स्थिति में 15-20 से 1,000 वोटों का कोई मायने नहीं होता है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी यहाँ पे सफलता हासिल कर रही, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस है उसने जो मेहनत की थी, जो जनसभाएं की थी, जो बातें जनता तक को पहुंचाना चाह रही थी, वो पहुंचाने में सफल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। और बात अगर यहाँ की उत्तर प्रदेश की हो और अयोध्या की न, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर जैसे बना था, इसी कारण लोग मान रहे थे कि राम मंदिर के बन जाने के कारण बीजेपी को एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिलेगी, लेकिन वो चीज़ें मिल नहीं पाई। तो लगातार इस चीज़ का जिक्र होता रहा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो इस वजह से राम मंदिर बन जाने की वजह बाद भी वहाँ पे जो दोनों प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। और भी सीटों पे हम बात करेंगे, खासकर अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं। अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी ने बसपा से सांसद रहे थे उस समय रितेश पांडे, बसपा और रितेश पांडे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में डिनर किए थे, लंच किए थे, और उसके बाद कुछ समय बाद ये स्थिति जमाई जा रही थी। लोग सोच रहे थे कि क्या रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे, एनडीए के साथ आ जाएंगे, और वही हुआ था। रितेश पांडे ने बसपा का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का रुख किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर विश्वास जताया और उनको फिर से अंबेडकर नगर से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। रितेश पांडे के ऊपर भी ये कहा जा रहा था कि रितेश पांडे ये सीट जीत लेंगे, क्योंकि वहाँ से वो वर्तमान में सांसद थे।
लालजी वर्मा कटहरी से विधायक थे, मंत्री भी रह चुके थे। तो लालजी वर्मा के ऊपर इंडिया अलायंस ने भरोसा जताया, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव लड़े अंबेडकर नगर से। और इस वक्त जो वहां से खबर है वो चौंकाने वाली है। 1,02,164 वोटों से लालजी वर्मा आगे चल रहे हैं। रितेश पांडे काफी पीछे नजर आ रहे हैं इस वक्त अंबेडकर नगर से। और तो वहाँ की भी ये सीटें ऐसी हालत हुई हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में हो सकती है। वहीं जो विपक्ष था, इंडिया अलायंस थे, समाजवादी पार्टी थे, राहुल गांधी थे, वो लगातार विपक्ष के नेता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग बड़ी सफलता हासिल करेंगे। वो सफलता हासिल करते हुए भी और वो लोग दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम और भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, क्योंकि जो चर्चा का विषय रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण सीटें थी जिन पर यह माना जा रहा था कि यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा, क्या कुछ होने वाला है। और बात अगर हम करें कानपुर की, तो कानपुर में भी स्थिति बहुत ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रही थी कि कौन से प्रत्याशी कौन क्या जीते। लेकिन जब बीजेपी ने रमेश अवस्थी को वहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद में कानपुर से जो कांग्रेस थी, इंडिया अलायंस थी, समाजवादी पार्टी ने एक सीट इस कानपुर की भी थी जिसपे कांग्रेस को ऊपर भरोसा जता था, कांग्रेस के ऊपर भरोसा जता था और कहा था कि यहाँ से आप अपने किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो कांग्रेस ने वहाँ पे आलोक मिश्रा के ऊपर दांव खेला था। आलोक मिश्रा के ऊपर इसलिए भी दांव खेला था, लोग कह रहे थे कि वहाँ पे जो ब्राह्मण आबादी वो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ रहती है, बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं। तो इसीलिए रमेश अवस्थी वर्सेस आलोक मिश्रा की जो लड़ाई हुई, तो उसमें आलोक मिश्रा अभी फिलहाल 690 वोटों से, मात्र 690 वोट, बहुत कांटे की लड़ाई अभी कानपुर में चल रही है। फिलहाल इस समय आलोक मिश्रा और रमेश अवस्थी की, दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान पे थे। दोनों ही प्रत्याशियों ने खूब जमकर जनसभाएं की थी, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी विचारधारा वो लोगों तक पहुंचाए थे। इसी कारण अभी यहाँ का कोई भी रिजल्ट किसी के पक्ष में भी चुनाव जाता हुआ नहीं दिख रहा है, रिजल्ट किसी के भी पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कानपुर की जो स्थिति है वो रमेश अवस्थी अभी जरूर 690 वोटों से आगे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी मात्र 30 से 35% वोटों की ही गिनती हो सकी है। ऐसी स्थिति में अगर 690 के आसपास के रिजल्ट रहते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कब कौन किसके ऊपर चढ़ जाए, कब कौन किसके ऊपर हावी हो जाए और किसकी किस्मत चमक जाए, भी ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अभी रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी वो 690 वोटों से मात्र आगे हैं। और आलोक मिश्रा जो इंडिया नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी से जो प्रत्याशी हैं वो मात्र 690 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ होगा अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अभी 1-2 घंटे के बाद स्थिति जरूर साफ होने की संभावना जताई जा रही है। कैसरगंज की बात करते हैं, जो कि ये चीज काफी चर्चा का विषय रहा था। ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को यहां से टिकट दिया गया था। लोग संभावनाएं जता रहे थे कि हो सकता है कि इस बार ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार के बगैर किसी और को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने जब वहां के समीकरण को देखा तो वो एक बार फिर से ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो टिकट नहीं दे, लेकिन उनके बेटे करण भूषण सिंह को यहाँ से टिकट दिया था। और वहाँ पे भी रोमांचक स्थिति बनी हुई थी चुनाव को लेकर। लोग कह रहे थे कि लड़ाई अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ से भगत राम को टिकट दिया था। भगत राम ब्राह्मण समुदाय से आते थे, इसलिए ब्राह्मण थे, तो इसलिए माना जाता था कि ब्राह्मण ठाकुर की यहाँ ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई होगी, जिसमें जो भी जिस पर भारी पड़ेगा वो चुनाव जीत जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बार फिर से ब्रिजभूषण सिंह का दबदबा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त उनके बेटे करण भूषण सिंह 81,094 वोटों से आगे चल रहे हैं कैसरगंज सीट से। तो यहाँ पे भी बड़ी बात है कि अपने जो दबदबा था ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उसकी बात कही जा रही थी कि अगर ब्रिजभूषण के अलावा या उनके परिवार के अलावा अगर कोई और चुनावी मैदान में कोई प्रत्याशी आता है तो चुनाव ब्रिजभूषण के सामने, उनके परिवार के सामने हार जाएगा। वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, उनका अभी भी दबदबा कायम है। और कैसरगंज से इस वक्त उनके बेटे करण भूषण सिंह 81,094 वोटों से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के भगत राम से। तो भगत राम इस वक्त 81,094 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और भी यहाँ गोंडा के अगर हम बात कर रहे हैं, गोंडा में 2 लोकसभा की सीटें थी, एक कैसरगंज था, एक सदर गोंडा था। गोंडा से क्या कुछ स्थिति बन रही है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार अभी स्थिति बरकरार है। और जिस प्रकार की लड़ाई लोग कह रहे थे कि देखने को मिलेगा, उस तरीके से मिला नहीं। गोंडा की अगर बात करें तो 2 सीटें थी, जिसमें एक कैसरगंज था, एक गोंडा सदर थी। तो कैसरगंज में आपने देखा कि करण भूषण सिंह 81,092 वोटों से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और वहीं अगर गोंडा की बात की जाए तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपने वहाँ के जो वर्तमान सांसद थे, वहाँ के राजा भैया के नाम से भी जाने जाते हैं, कीर्तिवर्धन सिंह। और आप की वहाँ काफ़ी अच्छी छवि थी। लोगों ने कहा कि कीर्तिवर्धन सिंह के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और प्रत्याशी पे भरोसा जताएगी तो चुनाव हार सकती है।
तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की सियासत को देखा, वहाँ के समीकरण को देखा, वहाँ की जातीय व्यवस्था को देखा और फिर जो ग्राफ देखा कि राजा कीर्तिवर्धन सिंह की जो इमेज देखी, लोगों के बीच में जो उनका जनाधार देखा, तो उसके हिसाब से एक बार फिर से कीर्तिवर्धन सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया था, जिसपे वो खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा की जो नातिन थी उसके ऊपर भरोसा जताया था, श्रेया वर्मा के ऊपर। तो श्रेया वर्मा उतना गोंडा की जो जनता थी उनके वो भरोसा जीत नहीं पाई कहीं ना कहीं, और गोंडा में इस वक्त की बात करें तो दोनों सीटें बीजेपी के पक्ष में जाते हुए पूरी तरीके से दिखाई दे रही हैं। अब उसमें आप या कहें बृजभूषण की वजह से, या यूँ कहें कि कीर्तिवर्धन सिंह का अपना एक अलग जलवा है, अपना एक अलग जनाधार है, इस वजह से वो वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह इस वक्त 36,973 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी लीड होती है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कीर्तिवर्धन सिंह आगे बढ़ते जाएंगे, वो पीछे नहीं होंगे और श्रेया वर्मा लगातार चुनाव वहां से हारती हुई नजर आ रही हैं। तो अब ऐसे कंस्टिट्यूंसी थे उत्तर प्रदेश में, ऐसे कुछ लोकसभा क्षेत्र थे जहां पे लड़ाई दिलचस्प देखने को लोग कह रहे थे कि दिलचस्प होगी लड़ाई यहाँ का। बात करते हैं श्रावस्ती की, जहाँ ये सीट काफ़ी दिनों के बाद में चर्चा में आई थी। ये सीट चर्चा की वजह थी कि जो यहाँ से जो बसपा से जो सांसद थे शिरोमणि वर्मा, वो बसपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामे थे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ आ गए थे। समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और श्रावस्ती से उनको अपना कैंडिडेट नियुक्त किया। दोनों ही चुनावी मैदान हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया के रहने वाले नृपेंद्र मिश्रा के लड़के साकेत मिश्रा के ऊपर भरोसा जताया। बता दें कि साकेत मिश्रा जो श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, उनके पिताजी राम मंदिर ट्रस्ट में अधिकारी भी रहे हैं और संयोजक भी हैं, वहाँ का देखभाल करते हैं, मंदिर के कामकाज को देखते हैं। इसलिए साकेत मिश्रा के ऊपर ये कहा जा रहा था क्योंकि श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों का अपना वर्चस्व से काफ़ी संख्या में ब्राह्मण वोटर्स थे और माना जा रहा था कि साकेत मिश्रा आसानी से ये सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ से वर्तमान में सांसद थे राम शिरोमणि वर्मा, ये कहा जाता है कि वो क्षेत्र से गायब रहे थे 5 साल, जनता का सुध बुध नहीं लिए थे, ये मुद्दा बना था वहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसमें ये सारे मुद्दे गायब होते नजर आ रहे हैं और साकेत मिश्रा बुरी तरीके से वहाँ पे चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। 39,012 वोटों से वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, वो वहाँ से 39,012 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रावस्ती में जो ये कहा जा रहा था कि इस बार परिवर्तन होगा, शिरोमणि वर्मा वहाँ से चुनाव हारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि राम शिरोमणि वर्मा वहाँ से चुनाव इस बार भी श्रावस्ती से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साकेत मिश्रा ने लड़ाई अच्छी लड़ी। कई बातों में उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे, हमने कोरोना काल में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया कि यहाँ पे अभी ओवरब्रिज नहीं है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, बेसिक सुविधाएं लोगों को नहीं मिले, लेकिन जनता फिर भी इसके अनुरूप परिणाम देने को तैयार हुई और इस बार भी राम शिरोमणि वर्मा के ऊपर जनता भरोसा जताती हुई श्रावस्ती में दिख रही है। वो 39,012 वोटों से आगे हैं। साकेत मिश्रा की राहें कठिन होती जा रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी संभावनाएं हैं कि जो समाजवादी पार्टी जो चाहती थी, जिस अनुरूप का वो रिजल्ट चाहती थी, उसको उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पे जो ये अनुमान जताया रहे थे, जो बड़े बड़े रणनीतिकार थे, राजनीतिज्ञ थे, वो ये कह रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी एनडीए पश्चिम बंगाल में पा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में इसमें टीएमसी ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस 26 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी मात्र 13 सीटों पर ही आगे है। ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पे तो देखा जा रहा है कि स्थितियां बदल रही हैं और क्या कुछ होने की संभावना है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी लगातार मतगणना जारी है। अभी फिलहाल एसपी एक और सीट बढ़ गई है, अभी 36 के बजाय 37 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। बीजेपी मात्र 33 सीटों पर रहा है, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है और अदर और आरएलडी एक एक सीट पा रहे हैं। तो स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि जो बेसिक मुद्दे थे यहाँ पे, जो यहाँ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने जो तैयार की थी, जो भूमिका तैयार की थी, जो नैरेटिव तैयार किया था, उसमें वो सफलता हासिल करते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कई जनसभाएं किए थे, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, कई जनसभाएं होती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई सारी जनसभाएं की। तो ये उम्मीद जता रहे थे कि इस बार 60 या 70 प्लस तक बीजेपी यहाँ एनडीए चुनाव जीतेगी। लेकिन जो बीजेपी के जो सहयोगी दल है, अपना दल है, संजय पार्टी की निषाद पार्टी थी, ओपी राजभर थे, उनके खुद की जो अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव में पीछे चल रही हैं।
ओम प्रकाश राजभर के लड़के भी, अरविंद राजभर भी घोसी लोकसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं, और संजय निषाद के लड़के जो संत कबीर नगर से लोकसभा क्षेत्र से वो चुनावी मैदान में थे, वहाँ से वो पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सहयोगी दल थे, एनडीए में जो सहयोगी दल थे उत्तर प्रदेश में, वो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और जो माना जा रहा था कि वो जातीय समीकरण को साधेंगे, अपने अपने जो जाति के लोग हैं उन वोटरों उनको वोट के रूप में तब्दील करेंगे, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति कुछ भी हो सकती है। फिलहाल अभी सरकार किसकी बनेगी इस पे कोई बात नहीं है, लेकिन किसकी बन जाए इसमें भी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 543 लोकसभा सीटों का अभी तक मतगणना जारी है, जिसमें 297 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना लिया है, यानी कि बहुमत के उस पार तो जा चुकी है एनडीए सरकार। ये माना जा रहा है कि सरकार एनडीए बना सकती है, लेकिन 226 सीटें अभी भी इंडिया अलायंस के साथ हैं। 226 सीटों पर इंडिया अलायंस बढ़त बनाई हुई है। वहीं अदर की बात करें तो 20 सीटों पर इंडिया अलायंस और एनडीए के अलावा 20 सीटों पर अदर भी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन एक कुछ चीज़ों का अगर समीकरण बैठाया जाए, और ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी गठबंधन में शामिल नहीं हुई और वो अभी 26 सीटों पर आगे चल रही, तो कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं, जो भविष्यकर्ता है, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ राजनीतिज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ सीटों की कमी रह जाती है, अगर इंडिया अलायंस के पास अगर वो 230 से 240 या 50 सीटों का आंकड़ा अगर वो छूती है, तो ममता बनर्जी साथ जा सकती है। नीतीश कुमार के बारे में भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर ये बार बार आरोप लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी इधर का कभी उधर का, कहीं भी वो छिटक सकते हैं। तो नीतीश कुमार को भी अगर इंडिया अलायंस संपर्क करती है कि आप आइए हमारे साथ और हम सरकार बनाते हैं, तो क्या कुछ स्थिति होगा, नीतीश कुमार क्या उनके साथ जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर भी सवालें उठ रही है कि क्या ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ शामिल होंगे। अगर वहाँ से वो 26 सीटें जीतते हैं पश्चिम बंगाल से, तो क्या कुछ स्थिति बनेगी। फिलहाल लगातार जो रिजल्ट हैं वो सामने आ रहे हैं दर बदर, जैसे जैसे समय बीत रहा है सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं 30 से 40 सीटें जहां पे मात्र 2 से 5 हज़ार वोटों के नज़दीकी अंतर से हार जीत का भी सिलसिला चल रहा है। कोई 5 हज़ार वोट से आगे तो कोई 4 हज़ार वोट से आगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा चीज़ें साफ होती जाएंगी और कौन किसकी कितनी सीटें मिल रही ये भी बातें साफ होती जाएंगी। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे।